हाँ, तो आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसको हम पढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तौर पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशंस, अर्थात इसको सीधा कहते हैं कंटिन्यूस सी, कॉम्प्रहेंसिव सी, इवैल्यूएशन ई, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये अपने मूल्यांकन अलग से दिया हुआ भी है और सतत मूल्यांकन भी दिया हुआ है और व्यापक मूल्यांकन भी है। तीनों को एक साथ करें तो इसको बोलते हैं CCE। इसकी थोड़ी इतिहास की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार उन्होंने CCE जैसे कार्यक्रम की शुरुआत करने की सिफारिश की थी। ध्यान से सुनना, CCE का अर्थ क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इसको पहले आप साधारण भाषा में समझ लो कि 1986 में पहली बार इस विषय को महसूस किया गया कि आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अपना जो मूल्यांकन और मापन करने का जो तरीका है वो इस तरह से बनाए कि जब भी एग्ज़ाम्स आए, परीक्षाएं आयोजित हो तो उस समय बच्चे भय मुक्त, तनाव मुक्त और उत्साहपूर्ण रहें। हमने देखा है कि जैसे एग्ज़ाम का दबाव आता है, बच्चे तनाव में आ जाते हैं, रिजल्ट को लेकर बहुत डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि मेरे 82 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, कोई कहता है 90 आ जाएंगे, और मान लीजिए 90 का टारगेट है, 85 आ गए या 70 जिसको सोच रखा है वो 65 तक रुक गए, तो इससे बच्चों तनावग्रस्त हो जाते हैं। और ये एक शिक्षा के लिए अच्छा कदम नहीं माना गया कि शिक्षा जो है, जो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है, तो उसको क्या रखा जाए, उसको लगातार और विस्तृत कर दिया जाए। आप पहले साधारण भाषा में समझे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से सीधा अर्थ ये है कि जो बच्चों का जो परीक्षा के समय उनको भय मुक्त, तनाव मुक्त और उत्साहवर्धन पूर्ण ऐसा मूल्यांकन किया जाए। तो सबसे पहले NPE 1986 में ऐसी सिफारिश की गई, सुझाव दिए गए, ऐसे विचार रखे गए। पहली बार कोई रोल नहीं था, NP राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसा विचार 1986 में रखा था। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, मैं बता देता हूँ बेसिक। इसके आगे जो आपके हुए तो आप देखेंगे बड़े रूप में इसमें जो मौलिक परिवर्तन हुए वो हुए आपके RTE में। ध्यान से सुनना कि RTE ये आई थी आपकी 2009 में, RTE 2009। इसमें पहली बार कहा गया कि RTE 2009 का पहला 2009 में एक धारा थी 29, RTE 2009 की 2009 की धारा 29 के फर्स्ट सेक्शन में CCE लागू करने की सिफारिश की गई। यानी इसको RTE 2009 की धारा 29 की फर्स्ट में CCE को लागू करने की सिफारिश है वो आपका की गई, लागू करने की सिफारिश की गई। अब सिफारिश कैसे की गई कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनका तरीका ऐसा रहे कि बच्चे भय मुक्त रहे, तनाव में न रहे, दुखी ना हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़े जैसे इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे बच्चे कहीं सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया, थोड़ा बदलने का प्रयास किया। अब किस तरह से बदला इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। RTE 2009 की धारा, ध्यान रखना, RTE 2009 की धारा 29 फर्स्ट, इसको लागू करने की सिफारिश की गई। अब इसका पहला कदम कब रखा गया, पहला प्रयास कहाँ किया गया? ध्यान से सुने, प्रथम प्रयास इसका किया गया, प्रथम प्रयास यह किया गया CBSE द्वारा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक केंद्रीय सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन, इसकी जो है वो सबसे पहले इसने प्रथम प्रयास किया था और वो प्रयोग किया था 9वीं कक्षा पे। ध्यान से सुनना, किस कक्षा पे किया था? 9वीं कक्षा पे। जो भी CBSE की 9th क्लास थी उसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया गया। और ध्यान आपको पता है और कब किया गया, तो ध्यान रखें 2009 और 2010 के सत्र में किया गया। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं
कि 2009-2010 में पहली बार सीबीएसई ने सीसीई पैटर्न लागू किया, जिसमें क्या चीज़ें शामिल की गई कि पहली बार तो प्रयोग तो किया गया 9th क्लास के ऊपर, फिर उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात आई तो उसको उसी दिन लागू किया गया जिस दिन आरटीई की लागू किया गया। आपको पता है आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दी गई, तो आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू की गई, तो 1 अप्रैल 2010 से ही आपका क्या सीसीई की शुरुआत हो गई थी। जिस दिन आरटीई लागू हुई उस दिन सीसीई की शुरुआत हो गई। तो देखो सीसीई अर्थात कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रारंभ कब हुआ, किस सत्र में किया गया, 2009 और 2010 के सत्र में। किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों, और पूर्ण रूपेण पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये तो प्रयोग था 9th की क्लास में, फिर पूरे देश में लागू किया गया सीसीई का प्रारंभ देश में। तो आप यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2010 को, जिस दिन अपना आरटीई लागू हुआ। आरटीई के साथ ही आरटीई की एक धारा, जैसे आरटीई लागू हुआ तो आरटीई जब लागू हुआ तो उसकी धारा 29 भी लागू हुई, 29 लागू हुई तो उसका सेक्शन भी लागू हुआ, अर्थात अपने आप ही सीसीई भी लागू हो गई। तो कोई पूछेगा आपसे कि सीसीई की शुरुआत पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में एक साथ शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 2010 को, और प्रथम प्रयास किया गया था वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया गया था 9th क्लास के ऊपर 2009 और 2010 के सत्र में। अब थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। हमें रीट दे रहे हैं तो रीट राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है, तो ये हुई थी भाई 2010-11 में लागू। तो हालांकि पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को हो गई थी, अप्रैल हो गई तो अगला सेशन 2010-11 का होना था। तो अप्रैल 2010-11 में ध्यान रखना है 2 राजस्थान के राज्य थे, एक तो अलवर और एक जयपुर। तो अलवर की लगभग 40 स्कूलों में और जयपुर की 20 स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया गया। अब आपके लिए जिज्ञासा हो गई कि कैसे किया गया। मैं बता रहा हूं ये किया गया, अभी आपको ये पता नहीं चला कि क्या किया गया। अब मैं समझाता हूं आपको क्या किया गया। पहले अपनी शिक्षा जो थी, एक बार एक काम की, इसको लिखे मैं बाद में बताता हूं, आप एक बार लिख लीजिए इसको। हाँ हो गया, मिटा देता हूँ इसको। तो वही सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल शॉर्ट नेम क्या है, सीसीई। आरटीई 2009 लागू हुआ, कब, 1 अप्रैल 2010 को। जैसे ही 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हुआ, इसका मतलब इसकी धारा 29 लागू हो गई, उसका पहला सेशन लागू हुआ। इसके साथ में कौन सी चीज़ लागू हुई, सीसीई का भी प्रारंभ पूरे देश में हो गया। जब ये हो गया तो उस सत्र में तो सिर्फ इसका प्रथम प्रयोग सीबीएसई बोर्ड ने किया था, 9th क्लास में किया था, और वो सत्र था 2009 और 10। जब बात हम राजस्थान के स्तर पर करें तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी, 10-11 के सत्र में हुई थी, अलवर की 40 स्कूलों में और जयपुर की 20 स्कूलों में। तो ये चीज़ हमने इसकी इतिहास की पढ़ी थी। अब होता क्या है, ध्यान से सुने, कि जो शिक्षा, आप बहुत ज़्यादा ये शब्द पढ़ रहे हैं, कि जो शिक्षा मात्रात्मक थी, अभी मैं समझाऊंगा इसको। जो शिक्षा मात्रात्मक थी, शिक्षा का मापन, ऐसे कर दीजिए आप, शिक्षा का मापन लिख दीजिए। जो शिक्षा का मापन मात्रात्मक होता था उसे मात्रात्मक प्लस गुणात्मक कर दिया गया। ये इसका सारांश, अभी आपको समझेंगे अच्छे से। हम कई बार पढ़ते हैं मापन और मूल्यांकन, आगे अंतर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब कहेंगे कि भाई ये मात्रात्मक है, नहीं ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, अर्थात ये मात्रात्मक है पर गुणात्मक नहीं है, गुणात्मक है फिर मात्रात्मक नहीं है। सीसीई के संबंध में आप समझें इसको, कि जो शिक्षा का मापन मात्रात्मक होता था उसको मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक की जगह एक नाम और लिख सकते हैं आप, जो शिक्षा का स्तर संख्यात्मक या, ओब्लिक का चिन्ह लगा दिया मैंने, संख्यात्मक या, तो जो शिक्षा का स्तर संख्यात्मक या मात्रात्मक होता था उसको अब मात्रात्मक के साथ में या संख्यात्मक के साथ में गुणात्मक और जोड़ दिया गया। अब समझो इसका सारांश ये है दोनों का, कि जो 10वीं 12वीं में जो नंबर परसेंटेज के रूप में दिखाए जाते थे उनको अब ग्रेड के रूप में दिखाया गया।
सीबीएसई ने पहला प्रयास किया कि 9th क्लास में कि जो संख्या परसेंटेज के रूप में जो रिजल्ट दिखाया जाता है उसको आप ग्रेड में दिखाइए, ताकि बच्चों में निराशा और कुंठा ना हो। कैसे कि जैसे मान लीजिए 90 से ऊपर है उनको A+ कर दिया गया, 75 से 90 तक है उनको A कर दिया गया, 60 से 75 है उनको B+, और 50 से शायद 45 या 49 से 60 तक है उनको B कर दिया गया, फिर C कर दिया गया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? अब इससे ये फ़र्क पड़ा कि 75 से लेकर, ध्यान से सुनना, 75 से लेकर 89 तक, जिसके 75 से लेकर 89% तक है, वहाँ इसको ग्रेड दी गई A, वहाँ इसको ग्रेड क्या दी गई? A। अब सपोज कीजिए एक बच्चे के 76% है, उसके भी ग्रेड क्या है? A। एक बच्चे के 88% है, उसके भी ग्रेड क्या है? A। क्योंकि इनका रेशियो रख दिया गया 75 से 89 तक, ये A ग्रेड वाले हैं सारे, 90 से प्लस है वो A+ वाले। अब सपोज कीजिए एक के 96 है, एक के 96.50 है, एक के 96.83 है। अब ये 83 वाला इससे आगे है और वो इससे कुछ पॉइंटों में कम है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं? कंपटीशन में तनावग्रस्त हो जाते हैं, यार इससे थोड़े से कम रह गए मेरे, 1% वो मैं सही कर देता, 1% सही कर देता, इससे 2 नंबर ज़्यादा ले आता। लेकिन इससे ग्रेड से कोई पता नहीं चलता है कि इसके कितने, इसके 76 है, इसके 88 है, लेकिन दोनों का क्या है? एक ही है। अर्थात ये तो क्या है? सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में जो परसेंटेज दिखा रहे हैं वो तो क्या है? एक मात्रा, एक संख्या दिखाई जा रही है। ध्यान से सुने, यहाँ आप देखो मात्रा भी आ रही है, इसके 75 से 89 के बीच में है, और साथ में एवरेज गुणात्मक भी आ गया, ये इसका गुणात्मक मापन भी हो गया। तो ध्यान रखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि बच्चों में तनाव, कुंठा, निराशा, जो भय का जो वातावरण रिजल्ट को लेकर जो रहता था, उसको दूर करने के लिए एक ऐसी पद्धति अपनाई गई जिससे बच्चे तनाव से मुक्त हो जाए, आराम से एग्जाम दे, किसी भी तरह का प्रेशर में ना रहें। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? सीबीएसई ने पहला प्रयास किया और फिर अखिल भारतीय स्तर पर भी लागू किया गया कि आप परसेंटेज मत दिखाइए, इसको ग्रेडिंग कर दीजिए। आप परसेंटेज की बजाय ग्रेडिंग करेंगे तो एक 76 वाला और 88 के बीच में अगर वो ए में रहेगा तो उनके, या फिर ये ऐसी भ्रांति भी हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा कारण है जिसके पॉइंटों में 1-2 नंबर इधर उधर रहते हैं, वो बहुत तनाव में रहते हैं, उनसे वो बहुत अच्छी मुक्ति मिल जाएगी। उसके भी A+ है, उसके भी A+ है, तो ये हो जाएगा कि हाँ, जैसे 8th क्लास में अभी ऑल ओवर कर दिया गया है, ग्रेडिंग करते हैं कि मेरे 3 में A+ है, 3 में A+ है, 2 में A है, 1 में B है। फिर वो कहेगा मेरे 4 में A+ है, 1 में B है। तो एवरेज गुणात्मक कर लिया उनको, है ना। क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों कर लिया गया, क्वालिटिव और क्वांटिटिव। पहले जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, उसके अलावा उसमें क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी जोड़ दी कि नहीं, क्वांटिटी भले ही इसकी कम है लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक शिक्षा का मापन जो मात्र एक मात्रात्मक था उसको क्या कर दिया गया? संख्यात्मक जो था उसको संख्यात्मक और मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक भी कर दिया गया। तो ये होता है क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षा किस तरह से सामने लाई गई। तो ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर कर दिया गया। ये आप एक बार थोड़ा लिख लीजिए, शिक्षा का मापन इसके अंदर क्या, जो संख्यात्मक मात्रात्मक होता था उसको मात्रात्मक और गुणात्मक कर दिया गया। ये चीज़ें आपने समझ ली, इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा इसमें ये लिख लेना भाई, इसमें थोड़ा परसेंटेज और इसमें ग्रेड, ये थोड़ा हिंट लिख लेना ताकि याद रहे। हाँ, एक नया क्वेश्चन और है। अभी वर्तमान में जो CCE है इसका नाम चेंज कर दिया गया, SIQE, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पूछ लेते हैं भाई, CCE की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखें, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशंस, और इसका वर्तमान नाम राजस्थान में कर दिया गया SIQE। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चलो अब हम बात कर लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो थोड़ा थोड़ा इन शब्दों पे चर्चा करने, हम इसकी 2 वीडियो बनेगी। एक में तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, अगले वीडियो में एकदम इसको अच्छे से समझेंगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब पढ़ते हैं इसकी ओर। इसमें एक चीज़ और आएगी, अभी बताएंगे। हाँ, ये लिख लेना भाई, CCE का वर्तमान नाम SIQE। देखो, एक तो नाम है कंटिन्यूस, ये तो हो गया सतत,
कॉम्प्रहेंसिव, ये हो गया व्यापक। इसके अलावा तीसरा बचता है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक तो समझ लिया, मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चे का, ग्रेडिंग के आधार पर। अब कैसे कैसे ग्रेडिंग देंगे, कैसा कैसा सीक्वेंस रहेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार ये दो शब्द देखें, ये दो शब्द देखोगे तो आधे टॉपिक आपके मान लीजिए मोटा मोटा रूप में यही क्लियर हो जाएगा कि सतत और व्यापक क्या होता है। देखो सतत के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एजुकेशन को लगातार रखें, अनवरत रखें, उसमें निरंतरता रखें, और व्यापक है उसको विस्तृत रखें। इसका अर्थ समझेंगे। देखो व्यापक है वो दो तरह से है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। और ये जो आपकी सतत है, इस सतत के अंदर क्या आता है कि शिक्षा को कंटिन्यू रखें, कि आप किस तरह से अधिगम करवा रहे हैं, आप किस तरह से निदान करवा रहे हैं, किस तरह से आप इनका उपचार कर रहे हैं। जो हमने उपलब्धि परीक्षण पढ़ा था, उपलब्धि परीक्षण की जो प्रक्रिया वो सतत में आती है, लगातार। पहले आपने पढ़ाया, फिर इसका मूल्यांकन किया, फिर लगा ये बच्चे कमज़ोर है, वापस उसका आपने निदान के बाद में उपचार किया, और फिर आपने ये पाया कि हाँ ये कमज़ोर बच्चे हैं, इनको इस तरह से व्यक्तिगत पढ़ाया जाए या सामूहिक पढ़ाया जाए, वो अपने इस तरफ में। तो सतत के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, तो सतत के अंदर आपकी जो चीज़ें आती है, तो देखो सतत का अर्थ होता है नियमित, लगातार, नियमित। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें आती है, एक तो प्रतिदिन, एक प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रतिमाह, या हम इसको कह सकते हैं प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिमाह या प्रतिवर्ष। हमने ऐसे समय में, चाहे वो प्रतिदिन की बात हो, प्रतिमाह की बात हो, प्रतिवर्ष, जैसे प्रतिदिन हम क्लास टेस्ट होता है, प्रतिमाह मासिक टेस्ट होता है, प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होता है, प्री बोर्ड का आयोजन होता है। तो इसके अंदर हमने किस तरह से अधिगम करवाया, ध्यान से सुनना, किस तरह से हमने अधिगम करवाया और किस तरह से हमने निदान किया, कैसी उनकी उपलब्धि रही, किस तरह से हमने निदान किया और किस तरह से हमने उपचार किया। ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो सतत में आती है। हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, मूल्यांकन करते समय हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हमारा अधिगम करने का तरीका, हमारी जो अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट, हमारी अचीवमेंट नहीं, वैसे मूल्यांकन में तो टीचर की भी अचीवमेंट आती है, अधिगम, उनकी उपलब्धि, हमारे द्वारा किए गए निदान, कारणों का लगाया गया, जैसे हमने किस तरह से कारणों का पता लगाया और उनका उपचार हमने किस तरह से किया। ये जो सारी चीज़ें हम प्रतिदिन, प्रतिमाह या प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष हम शिक्षक निर्मित करते हैं या बोर्ड द्वारा आयोजित होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिवर्ष या अर्धवार्षिक वाले होते हैं तो बोर्ड द्वारा आयोजित होते हैं। प्रतिदिन, प्रतिमाह शिक्षक निर्मित, मानकीकृत में आते हैं। जो भी है, इन सभी की हम जो फीडबैक लेते हैं, इस फीडबैक को आप क्या रखें, सतत रखें, कंटिन्यू रखें। ये होता है सतत। समझ रहे हैं बात को। अब देखो वापस आते हैं दूसरे शब्द पर। ये तो हो गया सतत, इसकी आगे डिटेल में दूसरी वीडियो में बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे, आप इनको समझोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा आते हैं हम व्यापक पर। व्यापक कॉम्प्रहेंसिव, तुलनात्मक भी कह सकते हैं। तो व्यापक दो तरह से होते हैं, एक तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक। अब शैक्षिक के अंदर क्या आता है, यह शैक्षिक होता है कक्षा से संबंधित। कक्षा से संबंधित। अब जैसे हम कक्षा से संबंधित, ये चीज़ें भी वैसे क्लास से संबंधित है, लेकिन ये एक तरह से क्या हो गई, परीक्षण हो गया, ये टेस्ट से संबंधित आ गई। ये हम कक्षा में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बच्चा डर रहा है या हम उसको डांट रहे हैं या बच्चा भय से स्कूल नहीं आ रहा है या बच्चा अपनी क्लास में कहीं बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है क्लास से, या हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ उनको समझ में ना आती हो, या हमारा विषय उसको कठिन लगता हो। तो कक्षा के अधिगम में ये चीज़ें जो हम करते हैं, इससे पहले बच्चों को हम जो सिखाने का हमारा जो तरीका किस तरह से होना चाहिए, ताकि बच्चे एग्जाम के समय भय मुक्त नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों को ऐसा वातावरण दे दें कि वो इतने भय मुक्त हो जाए कि एग्जाम में जाए तो उससे समय उसका डर बना रहे। हम कह दें कि देखो ये प्रश्नावली बहुत कठिन है, त्रिकोणमिति तो ये समझ लो आपके तो बस की बात ही नहीं है। अब बच्चों कहते त्रिकोणमिति आपके बस की बात ही नहीं है, तो बच्चों के माइंड में से
बैठ जाएगी कि चलो सर ने भी कहा था त्रिकोण तुम्हारे बस की बात नहीं। एक अजीब सा भय उसके दिमाग में बैठ गया। हिंदी का अध्यापक कहते नहीं नहीं नहीं, संधि आपके बस की बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा हालांकि, लेकिन संधि आपके बस की बात नहीं। कक्षा का वातावरण ऐसा रखें, शैक्षिक वातावरण हमारा ऐसा होना चाहिए, कक्षा से संबंधित हमारी जो गतिविधियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे क्या है, उत्साहित रहे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया, थोड़ी सी गलती हुई, इसको थोड़ा सुधार लो आप। कक्षा से संबंधित जो हमारा वातावरण रहेगा वो व्यापक रखना चाहिए उसको। उस व्यापक का अर्थ क्या है, सारे बच्चों का ध्यान प्लस अध्यापक का ध्यान या शिक्षा का जो वातावरण है वो इस तरह से बनाए रखें जिससे बच्चों में भय मुक्तता दूर हो, उनका तनाव दूर हो, उसमें उत्साहवर्धन, उनमें जोश, उसमें जुनून बना रहे। इसके बाद में है गैर शैक्षिक गतिविधियाँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे आप, गैर शैक्षिक एनसीएफ 2005 है ना, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है ना, नेशनल जो करिकुलम है, उन्होंने ये कहा कि एनसीएफ 2005 में, देखो ये पहले तो सतत और व्यापक में दो चीज़ें आती थी। जो परीक्षण वगैरह या जो हम जो कहते हैं प्रतिदिन जो हमारा प्रतिमाह जो हमारा उद्देश्य जो होते थे, इनको बोलते हैं हम अपने उद्देश्य, कि जो अपने उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन उद्देश्यों की निरंतरता बनाए रखें, साथ में शैक्षिक में कक्षा से संबंधित हमारा वातावरण ऐसे रखें। लेकिन एनसीएफ 2005 में गैर शैक्षिक उद्देश्य भी इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जोड़ दिए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में गैर शैक्षिक उद्देश्य किसके द्वारा जोड़े गए, सीबीएसई, एनसीएफ, सीसीई, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, एनसीएफ 2005। तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005 ने इन उद्देश्यों को जोड़ा, किसको, गैर शैक्षिक। और इसमें क्या रखा, उन्होंने रखा कि जो पढ़ाई के अलावा चीज़ें हैं जैसे अनुशासन है, इसके अलावा इन्होंने रखा कि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है या इसके अंदर पढ़ेंगे जैसे प्रार्थना है, प्रार्थना सभा या प्रार्थना स्थल है, उनमें भी वातावरण ऐसा रखें। जो गैर शैक्षिक जहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं की जा रही, गैर शैक्षिक जो क्षेत्र है उनमें भी वातावरण ऐसा रखें कि बच्चे में भय मुक्त वातावरण ना रहे। तो जो अगर हम अनुशासन, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अनुशासन बनाया जा सकता है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि अनुशासन बनाया जा सकता है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। तो कक्षा से संबंधित या कक्षा की गैर शैक्षिक गतिविधियों में जब अनुशासन की बात आती है तो विद्यालय में किसी को भी इस तरह से टॉर्चर ना करें, किसी को भी अपमानित ना करें, उनको क्या करें, मोटिवेट करें या उनको इस तरह से बताएं कि उनमें शर्मिलापन, लज्जापन, कुंठा, हीनता ऐसे भाव दूर हो जाए। तो अनुशासन एक क्या है, गैर शैक्षिक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को भाग लेने के लिए, जैसे कोई बच्चा अंतर्मुखी है, बोलता नहीं है, तो उसको स्पीच के बारे में कहें कि नहीं सर मुझे तो शर्म आती है, मैं तो आगे नहीं जाऊँगा, कह नहीं तो एक काम कर, एक बार मेरे सामने बोल, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, नहीं इन 5 तेरे साथ वालों के साथ में एक भाषण बोल, हाँ सर स्पीच इसमें फ़र्क नहीं, तो एक काम कर पूरी क्लास के सामने सुना दे, कहाँ अब देख ले, तो ये काम करना आज प्रार्थना में सुना देना, तो प्रार्थना में उसको कर दिया, फिर देख प्रार्थना में इतने लोग आए तो इससे ज़्यादा और आएंगे, तो क्या, तो बच्चों को क्या करना है, खुले विचार, उनको थोड़ा थोड़ा खुलापन देने के लिए क्या करते हैं, गैर शैक्षिक जो उद्देश्य हैं, गैर शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनका भी मूल्यांकन में रोल रहता है। तो ध्यान रखें, तो इनका मापन कैसे करें, ध्यान रखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए इनका मापन कैसे करें, सतत करें, और सतत कैसे, कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे आप मूल्यांकन कर रहे हो, प्रतिदिन हुआ, प्रतिमाह हुआ, प्रतिवर्ष हुआ। इसके बाद में हम व्यापकता की बात करें तो व्यापकता में 2 चीज़ें आती है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। और शैक्षिक क्षेत्र में हम कक्षा से संबंधित वातावरण को बनाए रखें, और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में हम कक्षा के अलावा जो गतिविधियां हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अनुशासन है, या हम कह सकते हैं प्रार्थना स्थल है, या हम कह सकते हैं कोई खेल कूद की गतिविधियाँ हैं, तो उसके अंदर उसको अच्छा वातावरण प्रदान करें। तो भाई ये हो गया आपका सतत का अर्थ और व्यापक का अर्थ। अभी हम सिर्फ अर्थ ले रहे हैं, अगर आपने अर्थ अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलो जो इसका मुख्य टॉपिक होगा वो इतना इजी हो जाएगा कि आपको वैसे पढ़ते पढ़ते आनंद आ जाएगा उसका। चलो एक बार इसको आप जैसे भी नोट करते हो करो। हाँ भाई, अब मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं।
तो CCE जो अपना है, इस CCE में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर करेंगे, बच्चों को भय मुक्त रखेंगे, और बच्चों को भय मुक्त रखने के लिए सतत के अंदर हम क्या करेंगे? सतत जो हम अध्ययन करेंगे उसके अंदर किस तरह से हम टारगेट लेंगे कि बच्चों का अधिकतम कठिनाइयाँ हैं, जो उनका मूल्यांकन इस तरह से करेंगे कि उनका जो उपचार है, निदान है, अधिगम है, वो कंटिन्यूटी चली रहे। और इसके अंदर जो हमें गैर शैक्षिक उद्देश्यों में अगर हम ऐसे करते हैं तो कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है हमें? इनसे तो हमें उपचार, निदान, ये उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। और जो व्यापक वाले हैं उसमें व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये चीज़ें प्राप्त होती है कि बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? व्यापकता से प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम बच्चे की रुचि पैदा करेंगे, हमें पता ही नहीं है उसको बहुत अच्छा कबड्डी खेलना आता है, लेकिन जब लगेगा उसको हम खुलापन देंगे, वातावरण देंगे, कबड्डी खेलेगा, तो हमें पता चलेगा वास्तव में इस बच्चे की रुचि पढ़ाई के अलावा कबड्डी में अच्छी है। तो ये जो चीज़ें, पर्सनैलिटी जो जाँच है वो आपकी व्यापकता में होगी, और उसकी जो बौद्धिक जाँच है वो आपके सततता में होगी। ठीक है भाई। अब हम एक चीज़ बार बार पढ़ेंगे कि हम मापन करेंगे, मापन करेंगे, मापन करेंगे। तो थोड़ा सा एक अपना पॉइंट आज रखेंगे, मापन और मूल्यांकन में अंतर। एक तरफ लिखेंगे मापन, एक तरफ लिखेंगे हम मूल्यांकन। इसमें अंतर करोगे, कल का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसके अंदर मापन में तो क्या आती है? मात्रात्मक मापन कैसा होता है? मात्रात्मक या संख्यात्मक होता है। मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक, संख्यात्मक प्लस गुणात्मक होता है। अब हम जो पीछे बात करें तो उसको आपने अगर अच्छे से सुना है तो बहुत इजी है। देखो अब थोड़ा समझा देता हूँ डायग्राम से। अगर मान लीजिए ये पूरा मूल्यांकन है, अगर ये पूरा मूल्यांकन है तो इसका इतना सा भाग मापन है। ये पूरा मूल्यांकन है तो इसका इतना सा भाग मूल्यांकन है। अर्थात मापन जो है मूल्यांकन में ही निहित है, समाहित है। मापन करने के बाद हम मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं, मापन से ही हम मूल्यांकन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम मूल्यांकन कर लिया तो मापन साथ में हो गया, अर्थात हम मापन कर लिया तो उसके तुरंत बाद हमें मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन का ही एक पार्ट है मापन, मूल्यांकन में ही सीमित है। जैसे वृद्धि, साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, वृद्धि विकास का ही एक चरण है। विकास जीवन पर्यंत होता है, उसमें कुछ सीमा तक अभिवृद्धि होती है। ठीक उसी तरह से मूल्यांकन का ही एक पार्ट है मापन। तो देखो मापन क्या होगा? मात्रात्मक। ठीक, कैसे होगा? हमने कर दिया कि इस बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए हैं, हमने मात्रा लिए, संख्या लिए, कहा हाँ भाई इस बच्चे के 10 में से 10, ये उसका मापन हुआ है, ये उसका मापन हुआ है। अब एक बच्चा है 10 में से 3 नंबर आए हैं, तो ये भी इसका मापन है कि हाँ भाई ये मापन हो गया इसका, भाई 10 में से 3 नंबर आए हैं। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो हम उसका मूल्यांकन ऐसे करेंगे कि 10 में से 3 नंबर आए हैं तो इसका मतलब 7 नंबर कम आए हैं। तो क्या वजह है? इसके शैक्षिक उद्देश्यों में, गैर शैक्षिक उद्देश्यों में इसकी सतता में कहाँ कमी रह गई? क्या पिछले टेस्ट में तो इसके 10 में से 8 नंबर आए थे और इस टेस्ट में हम 10 में से 3 नंबर ही आए हैं। तो मापन तो दोनों का अलग अलग है। ये मापन किया 10 में से 8 आए, ये 10 में से 3 आए, लेकिन ये जो गैप हम देख रहे हैं अपनी नज़र से, उसका जो ऑल ओवर जो चीज़ हम एवरेज ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसका ये उसका गुणात्मक रूप होता है। ग्रेडिंग में क्या होता है? ऑल ओवर होता है। तो हम ऐसे करेंगे कि 20 में से 11 नंबर आ गए, फिर हम अर्धवार्षिक जोड़ेंगे, वार्षिक जोड़ेंगे, आखिर में जाके उसका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तो कई छोटे छोटे मापन जुड़ के आगे जाके हम एक मूल्यांकन। तो हमने बताया कि ये एक मापन है, फिर एक और मापन है, फिर एक और मापन है, ये मापन, ये मापन, ये मापन, एक और मापन, बार बार मापन करते रहे, ये पूरा क्या हो गया?
मूल्यांकन हो गया। तो मापन के कई हिस्से बनकर क्या बनते हैं हमारे, एक मूल्यांकन बनता है। तो ध्यान रखिए मापन क्या होता है, सिर्फ मात्रात्मक होती है, सिर्फ मात्रा को और संख्या को दर्शाता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी को भी दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता को भी दर्शाता है। तो पहला बिंदु, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो होता है वो सीमित होता है, सॉरी सीमित नाम गलत लिख दिया, ये क्या होता है, सीमित होता है। और जो मूल्यांकन होता है भाई वो क्या होता है, आपके विस्तृत होता है। समझ रहे हैं बात को, ये सीमित होता है, ये विस्तृत होता है। ये हो गया एक अंतर, मापन और मूल्यांकन में एक अंतर। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे अंतर की ओर। देखो भाई दूसरा अंतर, इसमें समय व धन कम खर्च होता है। भाई 10 नंबर का एक टेस्ट ले लिया, मापन करने के लिए तो क्या एक टेस्ट लेना है, चलो सही नंबर देना है। समय और धन कम खर्च हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, समय व धन अधिक लगेगा, ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। मूल्यांकन करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, पूरी चीज़ें आगे और पीछे की उसकी पूरा सर्वांगीण विकास हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, समय है वो ज़्यादा लगे। ये एक फिक्स समय पर निर्धारित होता है, इसका सारांश ये निकलता है, ये चीज़ें निर्धारित होती है, फिक्स्ड होती है कि हाँ भाई ये टेस्ट हमें लेना है, ये क्या है, निर्धारित होती है। लेकिन ये क्या होता है, मूल्यांकन बार बार आगे से आगे निरंतरता होती है, इसके अंदर निरंतर होता है। देखो ये प्रश्न है ना, ये छोटे मत मान लेना इनको, सतत एवं व्यापक। सीधा आप पूछेंगे मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सीधा आएगा ये मात्रात्मक होती है, एक मात्रात्मक होता है, इसमें समय और धन अधिक खर्च होता है। ये संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो आपको देख लेना इसमें के अंदर कौन सा इधर दिया हुआ है, कौन सा ये निर्धारित होता है, ये सीमित होता है, ये विस्तृत होता है, ये निरंतर होता है। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, क्वेश्चन उठा के देखना आप, ठीक है। अभी हाँ, तो ये इसमें समय और धन क्या होगा, कम खर्च होगा, किसमें होगा, मापन में। अर्थात ये समय सीमा इसकी निर्धारित होगी, जबकि इसमें समय और धन अधिक खर्च होगा। क्यों होगा अधिक खर्च, क्योंकि एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर चलेगा तो समय की भी जरूरत पड़ेगी और खर्चा भी इसमें ज़्यादा लगेगा। ये दूसरा बिंदु नोट करो। इसके बाद में हम तीसरा और चौथा भी देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। देखो तीसरा इसका बिंदु बनता है, यह मूल्यांकन से पहले किया जाता है। मापन कब किया जाएगा, मूल्यांकन से पहले। और इसको कब किया जाएगा, मूल्यांकन को, तो सिंपल सी बात है, पहले मापन होगा फिर मूल्यांकन होगा, तो ये होगा मापन के बाद। ये मूल्यांकन से पहले, ये मापन के बाद है। देखो मूल्यांकन यहाँ है, उससे पहले मापन करेंगे, संख्या देंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। अब मापन हमने कर लिया तो मापन के बेस पर उसका मूल्यांकन हम करेंगे, तो ये मापन के बाद। अब इसकी एक खासियत ये होती है कि ये एक पक्षीय होता है, ये एक ही पक्ष को देखता है, जबकि ये जो होता है बहुपक्षीय होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं, एक पक्षीय और बहुपक्षीय क्या होता है कि मूल्यांकन जो किया जाता है, मूल्यांकन में 3 पक्ष लिए जाते हैं, आपका पढ़ा हुआ है। 3 पक्ष कौन से लिए जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसमें तीनों पक्षों पे जोर दिया जाता है। अब क्या है, मापन में एक ही पक्ष पे जोर दिया जाता है। अगर कोई रट रटा के 10 में से 10 नंबर लिए, अब उसको टॉपिक समझ में नहीं आया, रट रटा के लिया, मापन में तो वो अच्छा है, अर्थात उसका ज्ञानात्मक पक्ष तो भले ही मजबूत हो, जरूरी नहीं उसका भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष मजबूत रहा हो, तो ये एक पक्षीय होता है। ये बहुपक्षीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का इसमें देखा जाता है कि अच्छा इसमें मैथ के अंदर ये पूरे में से पूरे ला रहा है, क्रियात्मक पक्ष काफ़ी अच्छा मजबूत है। हिंदी और एसएस में कम आ रहे हैं, इसकी स्मृति थोड़ी इस विषय में काम नहीं करती। तो हमने एक पक्षीय और बहुपक्षीय बच्चों का जो ये करते हैं, तो ये क्या होता है, इसका मूल्यांकन। जहाँ तीनों पक्षों पे जोर दिया जाता है वो बहुपक्षीय होता है, और वो कौन होता है, जैसे ही हम मापन करेंगे तो इसका मतलब हमने उसका एक पक्षीय दृष्टिकोण नजर आया। मापन के बाद जैसे ही मूल्यांकन करेंगे उसके बहुपक्ष हमें नजर आ जाएंगे। तो ये एक पक्षीय होता है और ये बहुपक्षीय होता है। आगे वाला देख लेते हैं। 4-5
याद रखना, फिर हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई चौथा देख लो। चौथा जो है वो है आपकी, ये प्राचीन धारणा है, मापन पहले होता था, ये आपकी प्राचीन धारणा है और ये नवीन धारणा है। अब इसके भी चर्चा कर लेते हैं, प्राचीन और नवीन कैसे हो। प्राचीन धारणा है, ये प्राचीन धारणा थी, इसमें तुलना संभव नहीं थी, इसमें तुलना संभव नहीं है। और ये नवीन धारणा है और इसके अंदर तुलना संभव है। दो पक्षीय, देखो बहुपक्षीय है तो हर एक पक्ष की दूसरे पक्ष से तुलना कर लेंगे तो इसकी तुलना संभव है। और जैसे मैंने बताया, ये मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का रूप दिया गया, प्राचीन पद्धतियों को छोड़ा गया, नई चीज़ें अपनाई गई कि प्राचीन रटने वाली पद्धति को छोड़िए। तो ये प्राचीन पहले मापन करके अनुमान लगा लिया जाता था कि चलो इसके 98 बन गए तो ये सबसे टॉपर है। हालांकि माना तो आज भी ऐसा जाता है, कहीं जहाँ तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जहाँ CCE लागू नहीं है वहाँ तो आज भी मापन से ही जो निरीक्षण परीक्षण लास्ट में जो उपलब्धि परीक्षण दिया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में जो नवीन धारणा आई है और इसके अंदर आप तुलना संभव है। किसकी तुलना संभव है? इसकी रुचि खेल में है, इसकी रुचि पढ़ाई में है, इसकी रुचि सांस्कृतिक गतिविधियों में। ये तुलना क्या करता है? मूल्यांकन करता है, क्योंकि मूल्यांकन सारे उद्देश्यों को लेकर चलते हैं और मापन है वो एक अंक के आधार पर चलता है, एक संख्या के आधार पर चलता है, सिर्फ नंबर्स के आधार पर चलता है। इसलिए ये प्राचीन धारणा थी और इसके अंदर तुलना संभव नहीं थी। ठीक है भाई, एक इसके अंदर लास्ट है 5 बिंदु इसके अंदर। 5वां देख लो, ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और ये उद्देश्यों पर आधारित है। ये क्या हो गई? पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और ये उद्देश्यों पर आधारित है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, अंकन की बात है, संख्या की बात है, नंबर्स की बात है, नंबर लाने हैं। तो एक पाठ्य पुस्तक को जैसे भी है रट रटा के तैयार कर ली और 100 में से 100 मैथ में, तो ये किस पे आधारित हुई? पाठ्य पुस्तक पर। और ये उद्देश्यों पर आधारित है। अब वो बच्चा 100 में से 100 लाने वाला हो सकता है कि आगे जाके पिछड़ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि और भी उसमें इंप्रूव हो जाए दूसरे सेक्शन में। उद्देश्य आधारित टारगेट पे गोल्स, उद्देश्य में क्या होता है कि हमें पता चल गया, हमें उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि इस बच्चे को इस क्षेत्र में विशेष रुचि है, इस बच्चे को खेल में रुचि है, इस बच्चे को गायन में रुचि है, इस बच्चे को ड्रामा में रुचि है, हाँ, इस बच्चे को आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक्स में रुचि है, इसको ITI करवाई जाए, इसको IIT करवाया जाए, इसको BEd करवाया जाए। तो ये हमारे जो उद्देश्य हैं इस पर आधारित है। ये कौन सा मूल्यांकन? क्योंकि हम सभी पक्षों पर ध्यान रख रहे हैं। ये एक पक्षीय है तो हमारी बहुसेवाणी एक पक्षीय बहुसेवाणी चलेगी, एक पक्षीय तो बहुसेवाणी भी एक पक्षीय होगी। अर्थात पाठ्य पुस्तक पर आधारित होने के कारण इन दोनों में फर्क यह पड़ता है, इसके अंदर बहुसेवाणी नहीं की जा सकती। इसके अंदर क्या नहीं की जा सकती? भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और इस उद्देश्य पर आधारित है इसलिए इस पर भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। तो क्या भाई मूल्यांकन से भविष्यवाणी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। मापन से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पर क्यों की जा सकती है? उद्देश्य पर आधारित है। इसकी तुलना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राचीन धारणा है और एक पक्षीय है और मूल्यांकन से पहले ये कार्य होता है। ये नवीन धारणा है, इससे तुलना संभव है क्योंकि ये बहुपक्षों पर चर्चा करती है। इसके अलावा समय और धन कम क्यों खर्च होता है? क्योंकि ये फिक्स्ड होती है, निर्धारित होती है। इसमें समय और धन अधिक क्यों खर्च होता है? ये निरंतर चलने वाली है। इसके अलावा ये सीमित क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ अंक प्रदान करती है, मात्रा देखती है, संख्या देखती है, लेकिन ये इसके अलावा इसमें गुणात्मक क्वालिटी भी देखती है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। एक बार इसको आप लिखो भाई, अच्छे से लिख लेना, इसका बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल सीधा सीधा सही होने वाला है। हाँ, इसको आप लिख लीजिए एक बार। तो आज हमने अध्ययन किया, पहला हमने आधारशिला तैयार कर ली, अब हमने कच्ची सामग्री याद कर ली है। हमारे पास अब
छोटे मोटे शस्त्र हमको अस्त्र शस्त्र मिल गए आगे का जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। अब जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत का अर्थ आपके दिमाग में है, व्यापक का अर्थ आपके दिमाग में है, मूल्यांकन इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी। मूल्यांकन के बारे में इतना ही पढ़ा है कि मूल्यांकन को हमने मापन से अलग किया है अभी। तो ध्यान रखें, सतत को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, व्यापक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, इनका पीछे का इतिहास पढ़ चुके हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, एनसीएफ का क्या रोल है, गैर शैक्षिक क्षेत्र एनसीएफ ने जोड़ा था, सीबीएसई ने इसकी शुरुआत की, ये चीज़ें हम इतिहास हमने पढ़ लिया, सतत का अर्थ हमने पढ़ लिया, व्यापक का अर्थ हमने पढ़ लिया, मूल्यांकन नहीं पढ़ा है, मूल्यांकन को हमने मापन और मूल्यांकन में अंतर किया है। अब जब मूल्यांकन इकलौता बच गया तो देखो अब मापन, सतत और व्यापक तीनों अक्षरों से, तीनों इन चीज़ों से मिलकर हम मूल्यांकन पर अटैक करेंगे और मूल्यांकन से इसके ऊपर अटैक करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।